तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। और मैं मिस्टर फिजिक्स आप लोगों का बहुत बहुत मोस्ट वेलकम करता हूं। और हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में लास्ट क्लास ख़त्म करी थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो किरचॉफ लॉ होने वाला है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बोला जाता है क्लास 12th के अंदर। करंट इलेक्ट्रिसिटी से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे इसी से पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज किरचॉफ लॉ और कितने लॉ में इसको डिवाइड किया गया, कितने टाइप के किरचॉफ लॉ होते हैं और उनका मेथड क्या होता है, कैसे एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर करा के भी दिखाऊंगा यहाँ पे। और यहाँ से हमारा किरचॉफ लॉ टॉपिक फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर व्हीट स्टोन ब्रिज के पढ़ेंगे और व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ने के बाद मीटर ब्रिज पढ़ेंगे और हमारा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्टली सब्सक्राइब टू माय चैनल मिस्टर फिजिक्स और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ से आपकी जितनी भी नोट्स होती हैं वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड करी जाती हैं और जो वीडियो की अपडेट्स होती हैं वो आप लोगों को वहाँ मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले अगर हम किरचॉफ लॉ की बात करें, किरचॉफ लॉ आया कब था? तो इसका जो आने का टाइम है 1842। जैसे आप आए हैं, मैं आया हूं, वैसे किरचॉफ लॉ भी आया है 1842 में। किरचॉफ ने सबसे पहले दो लॉ दिए थे हमारे किरचॉफ के ऊपर, जिसमें बेसिकली सर्किट के बारे में बताया था कि सर्किट में कैसे करंट फ्लो होता है, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस हमारा मेंटेन, ईएमएफ कैसे किसके बराबर होता है। ये सब चीज़ें हमें किरचॉफ लॉ के अंदर बताई गई थी। अब इस लॉ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला हमारा जो लॉ है वो हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलते हैं इसको, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या फिर इसको एक और नाम से बोलते हैं और हम बोलते हैं इसको लूप लॉ। लूप लॉ ही बोलते हैं या जंक्शन लॉ बोलते हैं, या लूप नहीं, लूप लॉ इसके सेकंड वाले को बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ। एक और नाम से इसको बुलाया जाता है लूप लॉ या किरचॉफ फर्स्ट लॉ के। ये हमारी दो दो इंफॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, जो नाम को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है इसके अंदर कि इसको हम किस नाम से बुलाते हैं। तो दो नाम है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ से भी बोलते हैं इसको हम, और हम इसको जंक्शन रूल से भी, जंक्शन लॉ से भी इसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है हमारी इसके अंदर कि इसके अंदर हमें क्या चीज बताई गई थी। इसके देखो, बेसिकली इसके अंदर हमें यह बताया गया था कि जितने भी सर्किट के अंदर जितना आउटपुट होगा उतना ही इनपुट होगा। मतलब जो आया है वो जाएगा, वो जो जाएगा वो आएगा। ठीक है, तो जो आया है वो जाएगा ही जाएगा एक ना एक दिन। ठीक, तो हम इसके अंदर ये बताए थे कि किसी भी जंक्शन, ये जंक्शन है हमारा। जंक्शन क्या होता है? जब हम बेसिकली रेलवे स्टेशन के अंदर जंक्शन बोलते हैं किसी को, तो बेसिकली वो क्या होता है, स्टॉपेज होता है कि जहाँ पे सारी ट्रेन आके मिलती हैं। तो वो बेसिकली हमारा क्या होता है, एक जंक्शन होता है। वैसे भी करंट के अंदर जंक्शन होता है कि जहाँ पे सारे करंट उसी पॉइंट को टच करते हुए जाएंगे या आएंगे, वो हमारा क्या कहलाता है, जंक्शन कहलाता है। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर द एल्जेब्रिक सम, द एल्जेब्रिक सम, किसका एल्जेब्रिक सम? हमारे करंट का एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन, एट एनी जंक्शन, मीटिंग एट एनी जंक्शन इन द सर्किट। ये हमारा स्टेटमेंट था किसका, किरचॉफ फर्स्ट लॉ या जंक्शन लॉ का हमारा सबसे पहले ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या करा जा रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर उसका एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट होगा मीटिंग एट एनी जंक्शन इन द सर्किट, एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इन द सर्किट, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर टोटल करंट की बात करेंगे किसी भी सर्किट के अंदर, वो हमेशा क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम मान लेते हैं यहाँ पे ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, ये I3 करंट है, और ये I4 करंट है, और ये I5 करंट है, और ये I6 है, और ये I7 है, बहुत ज़्यादा हो गया है, और ये हमारा I8 है।
तो कभी भी इसके अंदर एक बात और याद रखना कि जो अंदर की तरफ सर्किट जा रहे हैं, जो करंट अंदर की तरफ जा रहे हैं, उनको हमेशा पॉजिटिव में लेंगे, और जो अंदर जा रहे हैं वो टुवर्ड द जंक्शन है, वो हमेशा पॉजिटिव में लिए जाएंगे, और जो लीव कर रहे हैं जंक्शन को, उनको हमेशा किस में लिया जाएगा? नेगेटिव में लिया जाएगा। याद करने का, जो ट्रेन आ रही है वो बेसिकली स्टेशन पे क्या होगी? ऐड हो जाएगी कि ये ट्रेन यहाँ पे आके रुकी हुई है, और जो जा रही है उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे कि ये ट्रेन यहाँ से जा चुकी है। तो दो टर्म में इसको डिवाइड करते हैं। तो अगर इसको हमें एक इक्वेशन में अगर लिखना पड़ा, तो इक्वेशन में हम लोग कैसे लिखेंगे? हमें I1 दिया गया है, I1 से स्टार्ट करते हैं। I1 जा रहा है तो प्लस में, प्लस I2, ये भी प्लस में होगा क्योंकि ये भी जंक्शन की तरफ है। I3 जंक्शन से बाहर जा रहा है तो I3 में लिखेंगे माइनस में। I4 भी जा रहा है तो I4, ठीक। I5 भी अंदर आ रहा है तो I5, I6 भी जा रहा है तो I6, माइनस I7, और माइनस का I8, और ये सब का किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अब प्लस माइनस वाले अगर हम उधर भेज दें तो I1 प्लस I2 प्लस I5 प्लस I6 किसके बराबर होंगे? I3 प्लस I4 प्लस I7 प्लस I8। तो जितने आ रहे थे और जितने जा रहे थे, दोनों का सम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तभी एक सर्किट हमारा क्या कहलाता है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ या जंक्शन लॉ हमारा कहलाता है कि जो आएगा, जितने आएंगे उतने जाने ही चाहिए, क्योंकि तभी जिंदगी का संतुलन बना रहता है। अगर जितने हद से ज़्यादा लोग आ गए और हद से ज़्यादा लोग चले गए, तो वहीं पे हमारा जो एक संतुलन होता है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ पर ध्यान रखना है कि किरचॉफ लॉ में किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी इन एन इस इलेक्ट्रिक सर्किट, जो अलजेब्रिक सम होगा करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इन द सर्किट, किसके बराबर होना चाहिए? सर्किट, ये मैंने इसको जीरो के बराबर, सर्किट इज जीरो भी लिखना है, इज जीरो। ये तो मेन चीज था, ये मैंने लिखा ही नहीं था। सर्किट इज क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। मतलब ये हमारा आई किसके बराबर, अलजेब्रिक सम किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए। मैंने एक डायग्राम लिया, मान लेते हैं इतने सर्किट हमारे पास है और सारे एक पॉइंट जंक्शन पॉइंट पे मिल रहे हैं। इसको अगर हम नाम ले तो वो हमारा क्या कहलाएगा? जंक्शन पॉइंट कहलाएगा, ठीक। अब I1 I2 I3 लीव कर रहा है, I4 लीव कर रहा है, I5 ज्वाइन कर रहा है, I6 ज्वाइन कर रहा है, I7 लीव कर रहा है, और I8 भी क्या कर रहा है? लीव कर रहा है। तो हमारा जो आएगा उसको पॉजिटिव में, जो जाएगा उसको नेगेटिव में, और वो किसके बराबर होगा? अलजेब्रिक सम किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो I1 प्लस I2 प्लस I5 प्लस I6 के इक्वल होगा I3 प्लस I4 प्लस I7 प्लस I8 के। ये हमारा था किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तब तक मैं देख ले रहा हूँ कि वीडियो आप बढ़िया से कैप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको ठीक किया जाए। हाँ जी, वीडियो बहुत बढ़िया से कैप्चर हो रहा है, एकदम खूबसूरती की तरह से, मतलब एकदम रॉबचिक लिख रहा हूँ मैं, रॉबचिक। ये हमारा था किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। अब आगे बढ़ें, बिना टाइम वेस्ट करते हुए अगर हम आगे बढ़ें, किरचॉफ का आप क्या करेंगे? सेकंड लॉ। अब मैं ये हटा देता हूँ, इसको यूज़ करते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ हो चुका है। अब किरचॉफ का कौन सा होगा? किरचॉफ, नाम भी ये लोग बड़ा अजीब अजीब रखते हैं। किरचॉफ, अब यही नाम होता रामू श्यामू, तो रामू लॉ, श्यामू लॉ, ये सब हो जाता है, इतना आसान सा। तो किरचॉफ का हम क्या करेंगे? सेकंड लॉ करेंगे। इसको हम बोलते हैं लूप लॉ, इसको नाम बोलते हैं लूप लॉ, ठीक है। पहले को हम जंक्शन लॉ बोलते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं लूप लॉ। जब कभी भी लूप क्रिएट होता है, जब जंक्शन क्रिएट होता है तो जंक्शन लॉ कहलाता है, और जब लूप क्रिएट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? लूप लॉ कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? इन एनी, स्टेटमेंट क्या दिया गया है? इन एनी क्लोज्ड लूप ऑफ अ सर्किट इन
इन एनी क्लोज लूप ऑफ अ सर्किट, और लूप सर्किट किसी भी क्लोज लूप या सर्किट के अंदर द एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक तो आएगा ही है क्योंकि वहां भी एल्जेब्रिक सम आया था और यहां भी एल्जेब्रिक सम आएगा। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट, ऑफ द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट होना चाहिए? प्रोडक्ट हमारा किसका होना है कि करंट का और रेजिस्टेंस का, करंट एंड रेजिस्टेंस। और प्रोडक्ट करंट और रेजिस्टेंस का किसके बराबर होता है? इन ईच पार्ट, इन ईच पार्ट किसके? ऑफ द सर्किट या ऑफ द लूप वो बोल सकते हैं, इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक सम ऑफ, एल्जेब्रिक सम ऑफ द EMF, EMF in that loop, in that loop। ठीक है, क्या लिखा है? इन एनी क्लोज्ड लूप इन अ सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करंट, मतलब I, करंट को हम किससे लिखते हैं? I, रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू पार्ट ऑफ द लूप इज इक्वल्स टू किसके होना चाहिए? इन ईच पार्ट ऑफ द लूप इज इक्वल्स टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द EMF ऑफ दैट लूप। जैसे वहां पे हमने ये बनाया था, ये एल्जेब्रिक सम का साइन होता है, जब कभी भी एल्जेब्रिक सम करते हैं तो इसका साइन होता है, और ये किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ IR किसके बराबर होगा? एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF, एल्जेब्रिक सम किसके बराबर होगा? EMF के बराबर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा एक स्टेटमेंट मैंने तुम्हें नहीं लिखाया है, मैं अभी सेकेंड लॉ में लिखवा दूंगा आप लोग का, और पहले लॉ में बता दे रहा हूं कि हमारा, उसमें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकमिंग करंट बराबर होगा आउटगोइंग करंट के। ठीक है, इसको नोट कर लिया। अब इसमें एक और स्टेटमेंट है, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ्स लॉ या किरचॉफ सेकेंड लॉ लिख लो। सेकेंड लॉ इज सिंपली a statement, statement of conservation of energy, conservation, conservation of energy। कैसे, जो हमारा क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होना चाहिए, और वो आई थिंक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करंट होता है, कंजर्वेशन ऑफ करंट होता है कि जितना करंट आएगा उतना करंट जाना चाहिए। तो आई थिंक हमारा उसमें जो कंजर्वेशन ऑफ करंट आता है, और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड लॉ हमारा किरचॉफ सेकेंड लॉ सिंपली हमारा स्टेटमेंट होता है किसका? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? कि एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये हमारा क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। वही स्टेटमेंट हमारा क्या बताता है? किरचॉफ लॉ बताता है कि जितना एनर्जी जाएगी वो हमेशा किसके बराबर होगी? EMF के बराबर होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब एक क्वेश्चन करेंगे बेहतर तरीके से, तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हमारा किरचॉफ लॉ होता क्या है। पहले हम फर्स्ट लॉ पे एक क्वेश्चन करेंगे, और फिर फर्स्ट लॉ के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे सेकंड लॉ के ऊपर। सेकंड लॉ के ऊपर क्वेश्चन करने के बाद हम लोग इस टॉपिक को क्या करेंगे? फिनिश करेंगे। नोट हो गया? इसी से साफ करते हैं, इसे ना बहुत अच्छी तरीके से साफ होता है। ओल्ड इज गोल्ड, सुना है ना? ओल्ड इज गोल्ड, यू ऑल्सो अ गोल्ड फॉर मी। ठीक, अब एक क्वेश्चन है, मैं नोट करके लेके आया हूं, बाकी आपको स्क्रीन पे दिखेगा ही क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द गिवन सर्किट, क्वेश्चन है फ्रॉम, ये प्रीवियस ईयर है सारे, एक CBSE का है, एक ICSE का है। ठीक है, यूपी का मैं निकाल नहीं पाया, यूपी मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो सारे क्वेश्चन कराऊंगा। फ्रॉम द गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू पे निकालनी है। आई किसी जैसे लग रहा किस बुला रहा, आई ऐसे डायग्राम आपको वैसे दिखाई देगा स्क्रीन पे, पर फिर भी मैं बना दे रहा हूँ क्योंकि आई एम अ बेस्ट आर्टिस्ट। जीरो 0.4 एम्पेयर, 0.6 एम्पेयर, 0.6 हो गया, फिर 0.5 एम्पेयर। करंट जा रहा है इसके अंदर, ये सब करंट हैं, करंट की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की तो आर होती है, ये करंट की सब वैल्यू है। इसका होगा 0.7 एम्पेयर। इसमें जा रहा है आई करंट, और इसके अंदर आ रहा है, ये बाहर जा रहे हैं, ये अंदर की तरफ है, सॉरी ये अंदर की तरफ है, और ये भी अंदर की तरफ है। 0.54 बाहर है और ये अंदर की तरफ है 0.6, और यहाँ पे हमारा है 0.2 एम्पेयर। हमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, मैंने अभी बताया जो जंक्शन की तरफ जाएंगे उनको पॉजिटिव लिया जाएगा, और जो जंक्शन से बाहर निकलेंगे उनको किस में लिया जाएगा? निगेटिव में लिया जाएगा। अब देखो एक एक करके करते हैं। पहले अगर मैं बात करूं, आई हमारा बाहर की तरफ जा रहा है ना, हाँ आई हमारा बाहर की तरफ, आई भी माइनस में ही होगा। 0.2 से स्टार्ट करें तो 0.2 प्लस में आएगा, फिर 0.4 माइनस में आएगा, फिर उसके बाद 0.6 प्लस में आएगा, और फिर उसके बाद 0.5 माइनस में आएगा। एम्पियर भी लिखते हुए चलते हैं सबके साथ, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक। एम्पियर, फिर उसके बाद 0.7 प्लस में आएगा, फिर माइनस का क्या आएगा? आई आएगा, और ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक। अब इन सब का जब हम सम करेंगे, 0.2, 0.6 और 0.7, इधर कोपचे में इसको लेके आते हैं। 0.2, 0.6 और 0.7, 13 15, 1.5, 15 आया। 15 मतलब क्या? 1.5, तो 1.5 एम्पियर। और इन सबको करते हैं -0.4, हमारा क्या आएगा? -0.4 -0.5, और माइनस का 0. नहीं, दो ही है ना, हाँ, तो माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, और 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आंसर हमारा माइनस में आएगा, तो 0.9 एम्पेयर इसका हो जाएगा, और एक इसके इक्वल हो गया, आई के इक्वल होगा। 0.15 से 0.9 जाएगा तो कितना बचेगा? कितना? मोदी सरकार की कितनी सीटें आई उतना बचेगा, 0.6, और ये किसके बराबर हो गया? ए के बराबर। जब करंट की वैल्यू कितनी आ गई? 0.6 एम्पेयर। तो इस सर्किट के अंदर कितना करंट लीव करेगा? 0.6 एम्पेयर करंट लीव करेगा, ठीक है। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। जितना जाएगा उतना आएगा, जो जाएगा उसको पॉजिटिव में, जो जाएगा उसको नेगेटिव में, जो आएगा उसको पॉजिटिव में, बराबर होगा 0 के। आई माइनस आई था, उधर जाएगा प्लस आई हो जाएगा। सबको सॉल्व किया, 0.6 एम्पियर लीव कर रहा है करंट फ्रॉम द सर्किट आई। ये क्वेश्चन तो बेस था हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ पे। अभी क्वेश्चन करेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ पे। अब एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे किस पे? किरचॉफ का सेकंड लॉ पे। तो क्योंकि सर्किट इसमें होता है, इसी वजह से हमें इसको डायग्राम बनाना पड़ता है। वैसे डायग्राम आप लोगों को यहाँ अपीयर हो जाएगा, क्योंकि मुझे करना है तो मुझे थोड़ा सा डायग्राम देखना पड़ता है, ठीक है। बोलो भारत माता की जय। यहाँ पे जो ईएमएफ है वो 3.5 वोल्ट है, और उसके पास जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 2 ओम है। यहाँ से करंट I2 जा रहा है, यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे करंट आ रहा है I3,
और यहाँ से करंट आ रहा है I1, ठीक, और यहाँ से हमारा करंट क्या जा रहा है, यहाँ से I2 निकल रहा है ना, I2 यहाँ से घूमते हुए फिर इधर से होते हुए इधर आ जाएगा और यहाँ वापसी कर लेगा I1, ठीक। यहाँ पे 4.0 वोल्ट है और 1 ओम इसका क्या है, रेजिस्टेंस है, और यहाँ से करंट हमारा कौन निकल जाएगा, I1, ठीक। और इसके पास 4 ओम है और इसके पास हमारा कितना है, 3 ओम है। यहाँ पे करंट I2 है और रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक। हमने इसको P Q R और यहाँ पे क्या आ जाएगा, S, ये हमारा हो गया PQRS, ये हमारा हो गया डायग्राम। आप लोगों को यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा कि हमें डायग्राम क्या किया गया है। अब देखिए एक एक करके अगर हम समझे, ये शायद ICSE का 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2011 का क्वेश्चन है, लिख लीजिए ISC 2011 का क्वेश्चन है ये, ठीक, 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को सिंपली सबसे पहले क्या करना है, लूप निकालना है। अब जब किसी भी लूप के अंदर होगे तो जो एल्जेब्रिक सम होगा प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस बराबर होगा किसके, इक्वल होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ द EMF ऑफ दैट लूप, जो EMF होगा उस लूप के अंदर। और यहाँ EMF 4 है और यहाँ EMF कितना है, 3.2 वोल्ट है, जहाँ पे EMF कितना है, 3.2 वोल्ट। चलिए अब हम सबसे पहले इस लूप के अंदर पहला लूप हम ये सेलेक्ट करते हैं, दूसरा लूप हम ये सेलेक्ट करते हैं। इन लूप PQSP, PQ कौन सा है, PQSP लूप हो गया हमारा। पहला लूप कौन सा है, PQSP लूप हमारा हो गया। अब देखिए पहले लूप के अंदर हम चलेंगे, यहां से चलना स्टार्ट किया, जिधर मैं चल रहा हूं अगर मेरी ही डायरेक्शन में करंट है तो उसको हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है, तो यहाँ पॉजिटिव 4I1 आ जाएगा प्लस। अच्छा एक चीज़ और, इससे पहले भी हम एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो I3 करंट आएगा, I3, एक और चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो I3 करंट आएगा, I3 जो I3 होगा वो सम होगा किसका, I1 प्लस I2 का। कैसे, जहां से I1 करंट आ रहा है यहाँ जाएगा, यहाँ से I2 आ रहा है यहाँ ही जाएगा, फिर जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे ये दोनों फिर से अलग हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे। यहाँ पे मिले, कुछ हसीन लम्हे एक साथ गुजारे और गुजारने के बाद ये अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, ठीक है। तो ये हमारा I3 जो होगा वो किसके बराबर होगा, I3 जो होगा वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा। अब हम लोग कंसिडर करते हैं इन लोग PQSP, PQSP। अब देखो PQSP में पहले चले 4 ओम रेजिस्टेंस मिला, I1 करंट मिला तो 4I1 आ गया। आगे चले I3 मिला, 10I3 मिला, और हमारे साथ ही करंट चल रहा है, जिस डायरेक्शन में हमें उसी डायरेक्शन में करंट है, तो प्लस का 10I3 हो गया। और जब इधर आए तो इधर फिर चलेंगे, और पॉजिटिव से चले थे नेगेटिव की तरफ आए हैं तो हमारा EMF भी किसमें होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये भी याद रखना है कि अगर हम पॉजिटिव प्लेट से चल रहे हैं और नेगेटिव प्लेट पे पहुंच रहे हैं तो EMF पॉजिटिव में लिखेंगे, और अगर हम पॉजिटिव प्लेट से चले और रास्ते में भी हमें पॉजिटिव प्लेट ही मिल गई तो EMF नेगेटिव में लिखा जाएगा। सेम प्लेट मिलेगी तो नेगेटिव में EMF लिखा जाएगा। हम नेगेटिव से चल रहे हैं, नेगेटिव प्लेट मिल गई तो हम नेगेटिव में EMF लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ चले, I1 मिला और रेजिस्टेंस कितना है हमारे, 1 ओम, तो प्लस का 1I1 और बराबर किसके हो जाएगा, 4 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 4I1, अच्छा I3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, I1 प्लस I2 के बराबर होगी, और ये किसके बराबर होगा, I1 1 का, और इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, 4। अच्छा 4I1 प्लस 10I1 प्लस 10I2 प्लस 1I1 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। 4 1 5, 5 और 10 कितना हो गया, 15, 15I1 बराबर प्लस 10I2 बराबर होंगे किसके, 4 के। ये इक्वेशन हमने कौन सी कंसीडर कर ली, सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर ली, ठीक। अब हम दूसरे लूप की तरफ चलते हैं, ये लूप 2 था। इन लूप कौन सा है, QRSQ, QRSQ, ठीक। दूसरे लूप की तरफ देखते हैं, चलते हैं, चलो। इसमें नेगेटिव मिल रहा है ना, हाँ चलो कोई बात नहीं, हम जिधर जा रहे हैं उसके नेगेटिव आ रहा है, तो माइनस का क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3I2 आ जाएगा, ठीक। चले फिर नेगेटिव मिला, नेगेटिव मिलने पे हमें क्या मिला, 2 ओम रेजिस्टेंस मिला और I2 करंट मिला। फिर नेगेटिव में मिला, नेगेटिव 2 ओम रेजिस्टेंस है, I2 मिला, ठीक।
और फिर चले हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है माइनस का I3। मैंने डायरेक्शन सही बनाई है आप लोगों की? हाँ, डायरेक्शन सही है, सारी डायरेक्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और चलिए माइनस का I3 किसके पास कितने पास है? 10 ओम के पास I3, और इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? 3.5 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, 3.5 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब चलिए सबकी वैल्यू पुट करते हैं। 3I2 माइनस का 2I2 माइनस का 10, I3 किसके बराबर है? I1 प्लस I2 के बराबर है, और किसके बराबर हो जाएगा? 3.5, ठीक। अब देखिए हम इसको अगर और ओपन करें तो 3I2 माइनस का 2I2 माइनस का 10I1 और प्लस माइनस माइनस का 10I2 हो जाएगा, और एक इसके बराबर हो जाएगा 3.5 के बराबर है। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके क्या आएगा? 10I1 आएगा प्लस 15I2 आएगा, ठीक। 10I1 प्लस 15I2 आएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 3.5। ये इक्वेशन कौन सी होगी? हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। तो पहली इक्वेशन हमारी कौन सी है? 15I1 प्लस 10I2 इज इक्वल्स टू 4I, और सेकेंड इक्वेशन हमारी आई 10I1 प्लस 15I2 बराबर कितना आया? 3.5। और दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से, रिप्लेसमेंट मेथड से, और किसी भी मेथड से हम सॉल्व करें, हमारा आंसर आएगा। अगर हमें इक्वल बनाना है इसको, तो हमें क्या करना पड़ेगा? I2 को हटाना पड़ेगा, या सब्स्टिट्यूट कर लो, किसी एक की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो इनको जो हम सॉल्व करेंगे तो 10 सी समथिंग 15 और प्लस 3.5 7.5, तो ये I1 की आ जाएगी 0.2 और I2 की आ जाएगी 0.1। I1 की आ जाएगी 0.2 और I2 आ जाएगी 0.1 एम्पियर। और I3 क्या आएगा? I3 I1 प्लस I2 था, I3 हमारा क्या था? I1 प्लस I2, तो I3 किसके बराबर हो गया? 0.2 प्लस 0.1 किसके बराबर हो जाएगा? 0.3 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। सबसे पहले लूप कंसीडर करना है, फिर लूप कंसीडर करके आपको किस डायरेक्शन में चलना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंड ऑन यू कि कैसे आप चलते हो। मैंने क्लॉकवाइज चलने के बाद मैंने इक्वेशन पहले निकाली, फिर दूसरी निकाली, फिर दोनों को इक्वेशन को सॉल्व किया। सॉल्व करने हमने I1 I2 निकाल लिया। अब सॉल्व आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, आप रिप्लेसमेंट मेथड से भी कर सकते हो, जो आपको समझ में आता है अब उस मेथड से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये समझाने का कोई तुक होता नहीं है, क्योंकि यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। इतना तो आप लोगों का आता ही होगा ना कि आपको सब्स्टिट्यूट कैसे करना। नहीं आता तो वो भी बता दे रहा हूँ। जैसे हमें यहाँ I1 की वैल्यू निकालनी है, तो 15I1 बराबर हो जाएगा 4 माइनस 10I2 के बराबर हो, और 15 को हम डिवाइड करेंगे तो 4 माइनस 10I2 डिवाइड करेंगे 15 से, ये वैल्यू हम पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन के अंदर, सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होने वाला है व्हीटस्टोन ब्रिज पे होगा, जिसमें हम बेसिक से हम हाई लेवल तक बात करेंगे कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ टाइप ऑफ अ किरचॉफ लॉ ही होता है वो, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग बेसिक तरीके से देखेंगे कि व्हाट इज किरचॉफ लॉ क्या बोलता है, ठीक है। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसको एक बार देखना हो तो देख लीजिए। बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपना सजेशन जरूर डालिएगा कमेंट के अंदर। थैंक यू सो मच।